नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि दिल्ली में शीश महल और सीएजी की रिपोर्ट पर चुनाव से पहले हो रहा है जबरदस्त दंगल, क्योंकि शीश महल और सीएजी रिपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जबरदस्त हमलावर है। तो जब हमलावर है तो आम आदमी पार्टी जवाब तो नहीं दे रही, उल्टा क्या कर रही है, आरोप के बदले आरोप लगा रही है। और इसी चक्कर में दिल्ली में जबरदस्त हंगामा हो रहा है, और वही हंगामे का नजारा आज देखने को मिला है। तो सबसे पहले इस पर बात करेंगे, और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि मुफ्त की जो रेवड़ी, शॉर्टकट की सियासत, फ्रीबी की राजनीति, इसमें किस तरह से हमारे देश की राजनीति फंसी है। दिल्ली चुनाव के दौरान यह बहस एक बार फिर से तेज हो गई है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव की तारीखों का जब ऐलान किया तो उस समय उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की है। तो एक बार फिर से यह बहस तेज हो गई है कि फ्रीबी की सियासत कहां तक होनी चाहिए, उसकी लिमिट, लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए। इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात होगी मिल्कीपुर के महाभारत की। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में जब फैजाबाद सीट लोकसभा चुनाव में सपा ने जीती तो अयोध्या का राजा करार दिया अवधेश प्रसाद जी को, सांसद को। अब उसी जिस मिल्कीपुर सीट को छोड़कर वो सांसद बने थे, वहीं पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। हाल के उपचुनाव का नतीजा तो आपको याद होगा ही। तो खैर जो भी हो, मिल्कीपुर बिल्कुल प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है दोनों पार्टियों के लिए। तो इस पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर। पहले दिन आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं का कर रहे हैं शुभारंभ। विशाखापट्टनम में रोड शो का कार्यक्रम। दिल्ली में शीश महल को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी को घेरा। कहा शीश महल अरविंद केजरीवाल की विलासिता का प्रतीक। तो पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आपका नेचुरल कैरेक्टर है हमेशा अराजकता पैदा करना। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले फ्रीबी और मुफ्त रेवड़ी बांटने पर एक बार फिर से बहस तेज। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी की टिप्पणी और मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी जताई चिंता। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी जबरदस्त तेज। लोकसभा चुनाव में सपा ने जीती थी फैजाबाद लोकसभा सीट। अब मिल्कीपुर में जीत दर्ज करना बीजेपी और सपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल। 18 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत। विदेश मंत्री, युवा और खेल मामलों के मंत्री और ओडिशा के सीएम ने किया उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, विकसित भारत की यात्रा में युवा हैं महत्वपूर्ण हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मालदीव की अपने समकक्ष मोहम्मद हसन ममून के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक। राजनाथ सिंह ने की मालदीव को सैन्य सहयोग की घोषणा। तो मालदीव के रक्षा मंत्री ने भारत के सहयोग के लिए जताया आभार। और असम की कोयला खदान में फंसे मजदूरों में से एक की मौत। मजदूरों को बचाने में जुटी भारतीय सेना, असम राइफल्स, एनडीआरएफ समेत कई टीमों के साथ जुड़ा नौसेना का भी एक विशेष दल। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो हम देखेंगे वो यही कि दिल्ली में किस तरह से चुनावी दंगल में घमासान चल रहा है। तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन घमासान है अलग अलग मुद्दों पर, खासतौर पर शीश महल और सीएजी की रिपोर्ट पर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक घमासान दिल्ली में तेज हो गया है। आरोप प्रत्यारोप में बीजेपी ने केजरीवाल द्वारा बनाए गए आलीशान शीश महल को बनाया है बहुत बड़ा मुद्दा। दरअसल कोरोना काल के दौरान दिल्ली के लोग हलकान थे, परेशान थे, और इस शीश महल को बनाने में भ्रष्टाचार हो रहा था। लेकिन शीश महल के भ्रष्टाचार पर जवाब देने के बजाय आम आदमी पार्टी आरोप के बदले आरोप ही लगा रही है।
प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा छेड़ रही है। आज शीश महल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का चल रहा है हंगामा। आम आदमी पार्टी के नेताओं सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह का मुख्यमंत्री आवास पर आज ड्रामा हुआ। सीएम आवास पर ड्रामा करने के बाद दोनों नेता पीएम आवास की तरफ रवाना हो गए तो पुलिस ने रोका। और इसी बीच दिल्ली में सीएजी की रिपोर्ट जो काफी दिनों से पेंडिंग में थी, अब आने के बाद आम आदमी पार्टी चौतरफा गिर गई है। बीजेपी ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है। और क्या है इसके हाईलाइट? आप सरकार ने 4 योजनाओं के प्रचार पर मूल योजना के खर्च से 31 गुना अधिक खर्च किया है। कोरोना काल में लोग जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे और उस समय सरकार प्रचार प्रसार में लगी हुई थी। यह बीजेपी का आरोप है। बिजनेस ब्लास्टर योजना का नाम गिना लेते हैं। योजना पर खर्च 54 करोड़ के आसपास, प्रचार पर खर्च 80 करोड़ रुपए। मेंटोर योजना की बात कर लीजिए, योजना पर खर्च करीब 2 करोड़ से भी कम, 1.9 करोड़। प्रचार पर खर्च करीब 28 करोड़, 27.90 करोड़। तो किसी भी योजना पर जो खर्च है वो प्रचार प्रसार का खर्च किसी भी सूरत में योजना पर मूल खर्च से अधिक नहीं होना चाहिए, यह बीजेपी कह रही है। एक और उदाहरण लीजिए, पराली योजना। खर्च योजना पर सिर्फ 0.77 लाख रुपए और प्रचार पर 27.89 करोड़ रुपए, 28 करोड़। ये तो कितना गुना हो गया समझ लीजिए। स्मॉग टावर, प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर में लोग हलकान हैं। 20 करोड़ रुपए स्मॉग टावर पर खर्च, तो उसके प्रचार में ही करीब 6 करोड़ रुपए खर्च उड़ा दिए, खर्च प्रचार में ही, प्रचार प्रसार में ही। तो सीएजी रिपोर्ट ने बहुत सारे जो पन्ने हैं ना, कच्चा चिट्ठा, उसको खोल कर रख दिया है। तो जब ये खोल कर रख दिया है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। लेकिन इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज क्या बचाव कर रहे हैं, जरा देखिए। अरे भाई आप दिखाइए, स्विमिंग पूल कहाँ पे है, मीडिया वाले भी देख ले। बार कहाँ पे है, हमें भी पता चल जाए। हम तो जाते थे, हमें तो दिखा नहीं, हो सकता कि छुपा हुआ हो तो हम भी देख ले। टॉयलेट सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर हैं तो ढूंढा जाए। तो ये दरअसल शीश महल वाले मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता जो आज ड्रामा कर रहे हैं उसी का ये हिस्सा था। तो भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जिस प्रकार का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कर रही है वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो अरविंद केजरीवाल की विलासिता का स्मारक है उसे बचा नहीं सकते। वो आम आदमी पार्टी के नेता सदन संसद में और एक मंत्री यानी नेता सदन श्री संजय सिंह और मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा हुआ, वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। वहीं दिल्ली के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल जितनी योजनाओं में खर्च नहीं कर रहे उससे ज्यादा तो प्रचार प्रसार में खर्च कर रहे हैं। 54 करोड़ 8 लाख के खर्च को जो आवंटित किया गया कि ये खर्च करेंगे बिजनेस ब्लास्टर स्कीम पर, उसके प्रचार के लिए खर्च किए गए 80 करोड़ 2 लाख। मतलब मूल राशि जो खर्च होनी है वो 54 करोड़, लेकिन उस 54 करोड़ का गाना गाया गया, उस पे जो पैसे लगे वो लगे 80 करोड़ 2 लाख। दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार अरविंद केजरीवाल ने जो मूल खर्च रखा कि जिससे हम पराली का धुआं समाप्त कर देंगे, वो खर्च था 77 लाख रुपए। लेकिन उसका गाना गाने में, उस पर अपनी फोटो लगाने में, उसका प्रचार करने में इस भ्रष्टाचारी सरकार ने खर्च किए फिर 27.89 करोड़। बताइए, ये शायद दिल्ली अपने आप में अनोखी है, आम आदमी पार्टी की सरकार अनोखी है। योजना पर 1 करोड़ भी खर्च नहीं, प्रचार पर 28 करोड़ खर्च। ये
शायद ही दुनिया के किसी हिस्से में देखने को मिले। खैर, धीरज कुमार हमारे संवाददाता आज पूरी तरह से जो ये ड्रामा चल रहा है इसको फॉलो कर रहे हैं, सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और शायद कहीं सीएम आवास या कहीं ऐसी ही जगह पर हैं जहां पर ये सब हुआ है। धीरज, ये बताइए सबसे पहले जरा शीश महल को लेकर जो कुछ आज सुबह से हुआ, क्या आरोप पर जवाब देने के बजाय आम आदमी पार्टी आरोप के बदले आरोप लगाने का खेल खेल रही है क्या सुबह से ही? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो सौरभ भारद्वाज का बयान है, और जिस बयान को उन्होंने जो शीश महल के सामने दिया है, शीश महल के सामने उन्होंने कहा है कि आज हम देश की जनता को, दिल्ली की जनता को दिखाना चाहते हैं कि जो शीश महल की सच्चाई क्या है, और आज हम शीश महल के मुद्दे से बाहर भागना चाहते हैं। आज वो शीश महल के मुद्दे को समाप्त करना चाहते हैं। आखिर शीश महल के मुद्दे को सौरभ भारद्वाज समाप्त क्यों करना चाहते हैं? उस पे, उसके शीश महल के मुद्दे पे अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी है। आखिर आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी शीश महल के मुद्दे से क्यों भागना चाहती है? पहला सवाल ये है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है, वो सबसे बड़ी बात जो उठाई है वो उठाई है संजय सिंह ने। संजय सिंह ने कल से ही पत्रकारों को ट्विटर के जरिए कहा कि आप चलिए, हम आपको शीश महल का दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं कि शीश महल में कहां कहां क्या है। आप संजय सिंह को यह जवाब देना जरूर बनता है कि आपके पास जबकि शीश महल की चाबी नहीं है, तो फिर पूरी दिल्ली की मीडिया का जमावड़ा आखिर शीश महल के आगे कैसे किया जा रहा है, किस आधार पर किया जा रहा है? आपको पहले से पता था कि हमारे पास उसकी चाबी नहीं है, और वहां जाके जो ड्रामेबाजी होती है हमारी पार्टी की, वो ड्रामेबाजी हम वहां जाकर करेंगे, और वैसा ही उन्होंने किया। फिर उन्होंने कहा कि इसको, शीश महल को तो आपने देख लिया, आप चलते हैं लोक कल्याण मार्ग। लोक कल्याण मार्ग पे संजय सिंह की गाड़ी कैसे जा सकती है? वहां पीएम आवास के आगे वो कैसे खड़े हो सकते हैं? और कैसे? तो ये जो पूरी की पूरी एक तरीके से कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की जो ड्रामेबाजी है, उस ड्रामेबाजी को आज दिल्ली की जनता ने भी देखा और मीडिया ने भी देखा कि कैसे ये, क्योंकि ये कैसे ये जो सीएम आवास के पर आने के बजाय वो लोग कल्याण मार्ग पर पत्रकारों को बाइट देने के लिए बुला रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना धीरज, जो आप कह रहे हैं कि चाबी थी नहीं, बुला कैसे लिए? वो जिस काम के लिए बुलाए थे ना, वो काम था कि भाई वीडियो बन जाना, उसके बाद खबर पर चर्चा होना। आप बने रहिएगा हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं इस खबर पर, और हमारे साथ यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे विनोद जी से बात करते हैं कि किस तरह से दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है वो आरोपों का जवाब देने के बजाय किस तरह वो आरोपों पर अपना पक्ष, उल्टा आरोप लगा रही है। विनोद जी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। विनोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस तरह से कि अभी हमारे संवाददाता धीरज बता रहे थे कि आप देखिए कि मतलब चाबी का इंतजाम किया नहीं और पूरा मीडिया का जमावड़ा लेकर वहां पहुंच गए, और उसके बाद बाहर से बैरिकेड के पास से दिखाकर कहते हैं कि अब आपने ये तो देख लिया शीश महल में क्या क्या है, कहां कहां पर हैं, क्या चीज़ उसमें लगा हुआ है, कितने लाख के पर्दे हैं, कितना, कौन सी इंडोनेशिया से लाई गई टाइल है, वियतनाम से, माफ कीजिएगा, वियतनाम से, और अब जो है चलिए चलते हैं पीएम आवास देखने के लिए। मतलब पूरा एकदम स्क्रिप्टेड था, चाबी का इंतजाम किया नहीं, बुला लिया सबको कि चलो देखने के लिए। लाल जी, देखिए, ये केजरीवाल मॉडल पॉलिटिक्स जो है, अभी 1 महीना तो दिल्ली के लोगों को देखना पड़ेगा इस तरह की सियासत। सवाल ये है कि इस आरोप प्रत्यारोप के, इसमें बीजेपी का भी अपना आरोप है, आम आदमी पार्टी के भी आरोप है, कांग्रेस पार्टी के भी आरोप है। ये आरोप प्रत्यारोप तो इलेक्शन में हम लोग देखते रहे, लेकिन जो मूल मुद्दा जो है, जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि क्या आम आदमी पार्टी या केजरीवाल क्या जो मूल सूत्र यूएसपी है वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट है, मीडिया अटेंशन है, मीडिया में चर्चा है। तो आप इस बात को देखिए कि इस पार्टी ने, इस सरकार में कितनी सीरियसनेस है। जो आप सीए जी की रिपोर्ट पे बता रहे थे कि एक मामले, आप ये देखिए दिल्ली में जो पराली का और उसके बाद जो पोल्यूशन की जो समस्या होती है, इसी दिल्ली में जब AQI, आप सोचिए कि खतरनाक जो 300 आंकड़ा है उसको पार करते करते 1400 तक पहुंच गई है दिल्ली में। और उसके बाद अगर आप एक छोटी सी शीशी लाते हैं केमिकल और कहते हैं कि ये पूरे पराली की समस्या के लिए निदान हमने ढूंढ लिया, इसको ऐसे छिड़का जाएगा और इसके बाद पॉल्यूशन खत्म,
अलादीन का चिराग सुना और था। आप सोचिए कि उसमें 77 लाख रुपए का वो जो रिसर्च से जो फाइंडिंग थी, जो बताते हैं, क्लेम करते हैं, और उसपे 28 करोड़ सिर्फ प्रचार पे खर्च किए गए। तो ये चीज आपको, ये सूत्र को समझने की जरूरत है कि इस पॉलिटिक्स में पब्लिसिटी का कितना बड़ा ये है, एक यूएसपी है जी। सवाल इससे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आज आप मान सकते हैं कि केजरीवाल की उस पॉलिटिक्स पे अगर सबसे बड़ा कोई ब्लॉट है तो वो शीश महल है। चप्पल पहन के घूमने वाले, स्लीपर पहन के राष्ट्रपति भवन जाने वाले केजरीवाल के जब ये शीश महल सामने में दूसरे विंडो में चलता है उसके फुटेज, तो शायद उनको भी ये शर्म होती है। इसीलिए तो धीरज कह रहे थे जब जल्दी वो से जल्दी मफलर धोना पहनने चाहते हैं इस वाला, स्पॉट हाफ को। एक शर्ट ऊपर में स्लीवलेस शर्ट पहन के घूमने वाला वो केजरीवाल की जो शख्सियत अपने को कट्टर ईमानदार बता रहे थे, उसमें वो शीश महल जब सामने में वो स्क्रीन दिखाते हैं आप, तो शायद उनका उस इमेज पे सबसे बड़ा बट्टा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के काट में वो एक तरह से अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। और जो सेंट्रल विस्टा का आपने देखा था कोविड के दौर में, जो देश को एक अपना संसद भवन मिला है जी, देश को राजपथ से कर्तव्य पथ मिला है जी, इतनी बड़ी थाती जो देश को मिला है इस कोविड के समय में, और अब तक ठीक है, उसको आप एक शीश महल से काउंटर करने लगते हैं। ठीक है। तो इसको बचकानी और नादानी ही और एक अंतर है, अंतर जो पीएम आवास और सीएम आवास की बात होती है, तो नरेंद्र मोदी जब पीएम बने तो उसी पीएम आवास में जाकर रहे जहां पहले के 5 पीएम रहते आए थे, और ये जब सीएम बने तो उस आवास में नहीं रहे जिस आवास में शीला जी रहती थी। इन्होंने पता नहीं कितने फ्लैट को मिला करके और उसके बाद ये शीश महल बना। लेकिन एक और जो पन्ना, कच्चा चिट्ठा खोली जा रही है धीरज, बहुत नानुकुर हुआ पहले सीएजी की रिपोर्ट पे। आखिरकार सीएजी की रिपोर्ट आई, भारी दबाव के बाद आई। अब सीएजी की रिपोर्ट, जिसका अभी विनोद जी भी जिक्र कर रहे थे, धीरज आप तो कई बार कवरेज के सिलसिले में देश के कई राज्यों में घूमते हैं, कहीं ऐसा नमूना देखा कि योजना पर खर्च 77 लाख और उसके प्रचार पर 28 करोड़? ये दिल्ली की जनता के साथ मजाक नहीं है तो क्या है ये आम आदमी कहने वाले लोगों का? बिल्कुल, ये आप इसको मजाक ही कह सकते हैं। देखिए, 4 स्कीम का हवाला दिया गया है, जिसमें कि बिजनेस ब्लास्टर स्कीम है, और बिजनेस ब्लास्टर स्कीम पर जो स्कीम है की जो कुल लागत है वो 54 करोड़ रुपये है, और उसके विज्ञापन पर जो खर्च है वो 80 करोड़ रुपये का खर्च है उसके विज्ञापन पर। मतलब 2 गुना, लगभग 2 गुना। अगर हम दूसरी स्कीम की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्मॉग टावर की बात कर लेते हैं, जिसमें कि 20 करोड़ रुपये का खर्च है, और उसके जो विज्ञापन पर लगभग 6 करोड़ रुपये खर्च है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पराली। मात्र पराली पर कुल ये तो 30 गुना से ज्यादा हो गया पराली वाले मामले पर धीरज। पराली वाले मामले पर तो 30 गुना से भी ज्यादा हो गया। टोटल 77 लाख रुपए खर्च हुए हैं पराली के मामले पर, और उसके विज्ञापन पे लगभग 28 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है कि कैसे विज्ञापनों के जरिए यहाँ की जनता को गुमराह करती है, कैसे विज्ञापनों के जरिए। अभी वो चुनाव में आए हैं तो लोगों को बता रहे हैं कि आप केजरीवाल सॉन्ग सुनिए कि फिर से लाएंगे हम केजरीवाल। तो ये जो सरकार है, ये सरकार विज्ञापन के जरिए, ये सरकार केवल प्रचार के जरिए, अपने प्रचार के जरिए केवल और केवल जो ध्यान भटकाने की जो बात है, बिल्कुल आम जो जनता है उस जनता का ध्यान भटकाने की। लेकिन एक बात जानते हैं धीरज, जो डेटा आपने दिया ना, उसी से फिर ये भी फंडा क्लियर होता है, समझ में आता है कि पूरे देश के प्रचार का बजट होता है 2-2.5-3 हजार करोड़ रुपए और दिल्ली का अकेले होता है करीब 600 करोड़ रुपए। वो समझ में आता है जब ये 30 गुना योजना से ज्यादा प्रचार पर होगा तो यही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल धीरज कुमार जुड़ने के लिए, और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अभी हम एक खास चर्चा करने वाले हैं। वो दिल्ली से भी कहीं ना कहीं वो चर्चा जाकर के जुड़ती है, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले जो मुफ्त की रेवड़ी, फ्रीबी कल्चर, शॉर्ट सर्किट वाली राजनीति, उस पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है, उस पर करेंगे खास मेहमानों के साथ खास चर्चा। अभी वक्त है एक ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए,
जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले, पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम खास चर्चा करने वाले खास मेहमानों के साथ, और इस चर्चा में भी कहीं ना कहीं जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है उसके पहले जो एक बार फिर से जो फ्रीबी की राजनीति पर बहस तेज हुई उस पर चर्चा करेंगे। कुछ बड़ी बातें देख लेते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी में फंसी सियासत। दिल्ली विधानसभा चुनाव में विकास और प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे को पीछे छोड़ते हुए सियासी दलों ने मुफ्त की रेवड़ियों की बरसात शुरू कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने आज प्यारी बहन योजना के साथ सभी दिल्ली वासियों को 25 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा योजना देने का ऐलान कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल तो महिला सम्मान को लेकर 2100 रुपए देने का उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा ही रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने 2500 400 और बढ़ा के देने का वादा कर दिया। पैसे दो, चुनाव जीतो। ये जो रेवड़ी कल्चर है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में जजों के वेतन और पेंशन देने पर आनाकानी करने पर टिप्पणी करते हुए कहा, राज्य में आप कुछ भी काम नहीं कीजिए, चुनाव आने पर पैसे देने की योजना लाइए और जीत लीजिए। दिल्ली में एक पार्टी 2100 रुपए कह रही है, दूसरी पार्टी चुनाव जीतने पर 2500 का वादा कर रही है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार ने भी कहा कि फ्रीबी के प्रचलन रोकने के लिए तो सख्त कानून होने चाहिए, लेकिन आयोग के हाथ अभी तक बंधे हुए हैं। फ्री बिजली पानी के बाद चौथी बार सत्ता में लौटने के लिए केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना को ट्रम्प कार्ड बना लिया है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि अगर सत्ता मिली तो हर महिला को देंगे महीने में 2100 रुपए। उधर इंडी गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस पार्टी की जो प्यारी बहन योजना है, उसके जरिए उन्होंने भी 2500 रुपए देने का वादा कर दिया है। कांग्रेस हमेशा अपने कर्नाटक मॉडल को सामने रखती है, जबकि केजरीवाल का पंजाब मॉडल हो या कांग्रेस का कर्नाटक, हिमाचल, सब फेल हो चुका है। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी ने ऐसा मिलता जुलता फॉर्मूला अपनाया था, बीजेपी लाडली बहन योजना। वो भी हो सकता है कि जब उसका घोषणा पत्र आए तो वो भी दिल्ली के महिलाओं को ऐसे कुछ कह सकती है, 2500 की जगह 3000 कर देगी। हजारों करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने पार्टी की लाडली बहन योजना का जिक्र किया था। राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने आदर्श, जो उनकी खटाखट इकोनॉमी है, उसको आगे रख करके 5 गारंटी की कामयाबी को जनता के सामने रखती रहती है, लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, कुछ और ही है। जरा उदाहरण देखिए, कर्ज के बोझ से दबा हुआ कर्नाटक दक्षिण के राज्यों में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला राज्य बन चुका है। अगले 3 महीने के लिए कर्नाटक ने 40,000 करोड़ रुपए उधार लेने का मन बना लिया है। फ्री बस, फ्री बिजली, इसको लेकर पंजाब को देखिए, दिवालिया होने के कगार पर है। राज्य पर बढ़ता कर्ज के बोझ के कारण उसे भी उधार लेने में दिक्कत हो रही है। हिमाचल की तो खबरें आपको दिखाते ही रहते हैं। अभी 5 गारंटी की हालत यह है कि राज्य के 125 विद्यालयों में कोई शिक्षक है ही नहीं, और 2600 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। तो विभाग रोटेशन पर शिक्षकों को स्कूल में भेज रहा है, आज यहां जाओ, कल वहां जाओ, परसों वहां जाओ। एक रिपोर्ट के आधार पर राज्य अपने कैश बांटो योजना पर जमकर खर्च कर रहा है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आम सुविधा पर खर्च के लिए पैसे ही नहीं है। पंजाब के मोहल्ला क्लिनिक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य के बजट से चलाने का आरोप है कि बजट उधर डाइवर्ट कर दिया, लेकिन नए अस्पताल सरकार के बजट से दूर है। चुनाव आयोग भले ही फ्रीबी यानी रेवड़ी कल्चर पर लगाम लगाने में असमर्थ हो, लेकिन जनता तो अपने विवेक से प्राथमिकता तय कर ही सकती है। विकास के बदले अगर उन्हें फ्रीबी चाहिए तो फिर विकास का रोना जनता का बेईमानी साबित होगा, यह भी कहना जरूरी है। तो जैसा हमने कहा कि बहस फिर से तेज हो गई है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसको लेकर कहा कि फ्रीबी को लेकर तो आयोग के हाथ फिलहाल बंधे हुए हैं। हमारे हाथ
अभी बंधे हुए हैं, कोर्ट में मैटर अभी सब जुडिस है। वैसे भी ये इकोनॉमिक्स का विषय है कि what is freebie for me is an entitlement for somebody else. So it's very, very thin line between what I call a freebie and somebody else claims it as an entitlement. लेकिन राजनीतिक दलों का अपना तर्क है। कांग्रेस के कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए। I am confident that Congress government will come in Delhi. We are going to implement on the first day of the cabinet, 2,500 rupees will be implemented. तो कर्नाटक वाले फॉर्मूले को कांग्रेस ने आगे कर दिया है और इस फॉर्मूले का जो एक तरह से जनक कह लीजिए अरविंद केजरीवाल, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, उनको देखिए। आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, हजार रुपए का नहीं होगा। ये महिला सम्मान योजना की बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के, मिल जाएंगे 2100 सबको, और बाकी तमाम योजनाएं तो हैं ही फ्रीबी की। और लेकिन फ्रीबी को लेकर क्या हो रहा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई और जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने टिप्पणी की, तो एक बार फिर से बहस ये केंद्र में आ चुकी है। हम लोग तो वैसे भी चर्चा करते रहते हैं, आज फिर इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी। साथ में हमारे साथ नवीन दुबे जी, आम आदमी पार्टी के समर्थक, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। उन्हीं के जरिए मैं चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। विनोद जी, हम लोग तो इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ये चर्चा तेज हो गई। चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है कि आप देखिए तमाम योजनाएं हैं, योजनाओं पर तो खर्च होगा ही, अब पता नहीं इन्हीं योजनाओं के प्रचार पर आगे चल के कितना खर्च होगा। आप समझ ही रहे हैं सीएजी रिपोर्ट क्या कह रही है। खैर, ये जो बहस एक बार फिर से केंद्र में आई है विनोद जी, क्या इस पर कुछ फॉर्मूला निकल सकता है? चुनाव आयोग तो कह रहा है अभी हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन कुछ प्रावधान बनाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कही, वहां भी सुनवाई हुई इस मामले पर, हो चुकी है कई बार। देखिए, जो व्यवस्था चुनाव आयोग ने दिखाया था वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए एक कमेटी भी बनाई थी जब ये केस इस तरह का फ्री रेबड़ी कल्चर पे पहुंचा था और पीआईएल जब इस पे डाला गया था तो इस पे एक कमेटी बनी है। अब इस कमेटी पे सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होता है वो तो अभी देखना बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो कम से कम आज लोगों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप काम कुछ भी ना कीजिए, सिर्फ चुनाव के समय में आइए और सीधे घोषणा कीजिए। कोई पार्टी कहे 2100 दे रहे हैं, कोई कह दे हम 2500 दे रहे हैं, चुनाव जीत के आएंगे और इसके बाद वो पार्टी जीत जाए जी। तो सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल ऑफिसर्स को देने के लिए अगर राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है, उनकी सुविधा के लिए राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है, उसके लिए वो रोना रोते हैं और फ्रीबी के नाम पे आप इस तरह के अनाप शनाप योजनाओं को लाते हैं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए मकसद से करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक चिंता का विषय है। इस चिंता का विषय आप इस तरह से देखिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही ये चौथी बार के लिए केजरीवाल साहब उतरे हैं मैदान में और अपना वोट मांग रहे हैं लोगों से। किस कैपेसिटी से? सिर्फ इस कैपेसिटी से कि आप हमको चुनाव में जिता के लाओ, हम आपको 2100 रुपया दे देंगे जी। किस कैपेसिटी से कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे को लेके जा रही है कि हमें चुनाव जिता को दो, हम 2500 रुपया देंगे? तो सवाल है, दिल्ली की जो मूल समस्या को लोगों ने देखा है इतने सालों से, क्या पॉल्यूशन की समस्या दिल्ली का मुद्दा बना? जो पॉल्यूशन के जहरीली हवा में दिल्ली के लोग 4 से 5 महीने सांस लेते हैं, कई के फेफड़े की बीमारी हो गई है, कई परिवार में इस तरह के जोखिम से लोग किस तरह का जीवन जी रहे हैं। जीवन पे संकट के मुद्दा से बड़ा मुद्दा अगर ये फ्रीबी का मुद्दा बन गया है तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले से भी इसकी चिंता की थी कि ये शॉर्टकट की जो सियासत है वो शॉर्ट सर्किट कर सकता है, शॉर्ट सर्किट कर सकता और ये शॉर्ट सर्किट जब आप अपनी रिपोर्ट में हिमाचल की पढ़ रहे थे, अब बताइए एक छोटा सा राज्य है जिसमें कभी स्टेट गवर्नमेंट वेतन ना लेने के लिए अपील करते हैं लोगों से,
अपने विधायक से लेके सारे लोग कहते हैं कि हम वेतन नहीं लेंगे, कभी कहते हैं हम बिजली बिल जो है अब जितने सरकारी ऑफिसर्स हैं या एमएलए एमपी हैं वो ना लेंगे। अब सवाल है कि ये लेते लेते आप उस प्राथमिक शिक्षा की एक रिपोर्ट आई थी, आज ही मीडिया की रिपोर्ट है, जिसमें 140 स्कूल में शिक्षक नहीं है, जिसके 2600 विद्यालय में एक एक शिक्षक हैं जो कि रोटेशन पे इस स्कूल से इस स्कूल जाते हैं। तो अगर आप शिक्षा पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हैं और कुछ लोगों को 1000 रुपया और 2100 रुपया दे के आप सारे चीजों पे आप इसको ढक दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका फैसला जनता के अदालत में ही होना है। बिल्कुल, जनता की अदालत में यह फैसला होनी चाहिए और जनता की अदालत ये फैसला करती भी है। लेकिन क्या नवीन जी, जिस तरह से कि ये बात है, आप ठीक है आम आदमी पार्टी के समर्थन में बात जरूर रखेंगे, रखनी भी चाहिए, लेकिन जरा ये बताइए कि आपने भी लंबे समय से इन चीजों को देखा है। अभी जो हालत हमें हिमाचल की दिखाई पड़ रही है, कर्नाटक की दिखाई पड़ रही है, पंजाब की दिखाई पड़ रही है, दिल्ली पहली बार घाटे के बजट में चली गई, उधार ले रही है पहली बार, इसके पहले कभी सुना ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ। ये जो राजनीति है, कुछ इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ करे, चुनाव आयोग कुछ करे, उससे पहले राजनीतिक दल कुछ अपने आप सुधार कर सकते हैं क्या नवीन दुबे जी? निश्चित तौर पर लालचंद जी बिल्कुल करना चाहिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की योजना कोरोना काल में शुरू की थी, क्यों नहीं बंद कर पा रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल है, उन्हीं की सरकार मध्य प्रदेश में है, क्यों भाई आप लाडली बहना के नाम पर पैसा मांग रहे हैं, बांट रहे हैं? और अभी 5500 करोड़ की कर्जे की बात चल रही है, वहां पे मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसे नहीं है वेतन देने के लिए, 5500 करोड़ का कर्जा मांग रही है। महाराष्ट्र की स्थिति है 7 लाख करोड़ के कर्जे में है, और आप रेवड़ी बांट के चुनाव जीत के आए हैं वहां पर। तो ये कल्चर आप ये कहें कि केवल विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं। आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही 2012 में हुआ है, उससे पहले तो वो पार्टी अस्तित्व में ही नहीं थी। अभी मात्र उसकी उम्र 12 साल की है, और वो पार्टी अगर दिल्ली में कुछ दे रही है। आप एक चीज बताइए, मैं तो भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि भाई आपने 18% जीएसटी जो लगाया है, वो पैदा होते ही बच्चा की जो प्रोडक्ट होते हैं उससे शुरू होता है और मरने के टाइम कफन तक चलता है, और आप ले रहे हैं वसूली 18% और 28%। तो पहले भी तो वैट लगता था ना? अरे वैट लगता था, इतनी मात्रा में नहीं था साहब। 18% वैट है। दूध मजदूर का बच्चा भी पीता है और अमीर का बच्चा भी पीता है। आप दूध की पॉलिथीन पे टैक्स लगा रहे हैं, उसकी प्रिंटिंग पे टैक्स लगा रहे हैं, उसकी इंक पे टैक्स लगा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं दूध तो टैक्स फ्री है। अरे भाई कहां से ट्रांसपोर्टेशन पे 18%, हर चीज पे आपने 18% ठोक दिया है, और अब आप कह रहे हैं। उसके बाद इस महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में सरकार किसी को कुछ राहत 300-200 यूनिट बिजली फ्री करके दे रही है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉमन नवीन जी, जैसे चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि देखिए किसी के लिए ये जरूरत हो सकती है, और एक मिनट वो बता रहे थे कि कहीं एक थिन लाइन है, क्या उस थिन लाइन को पहचानेंगे? मैं आता हूं आपके पास, विनोद जी की टिप्पणी। विनोद जी देखिए, आप जब कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे तो फिर तो हम टोकेंगे। आप जब जीएसटी की बात कर रहे थे और दूध को ही ला रहे थे, 18% ला रहे थे, ये रटी रटाई चीजें को रखने से पहले एक बार सोचिए कि जीएसटी कौन सी नहीं है। दुबे जी देखिए, लोगों के बीच में ये पब्लिक ब्रॉडकास्टर है दुबे जी, ये मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूँ कि जीएसटी काउंसिल है, और जीएसटी काउंसिल में सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, हर एक टैक्स के लिए हर स्टेट के मिनिस्टर का फैसला होता है। आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको टोक रहा हूँ। नहीं बोल पा रहे, जीएसटी का फैसला कोई केंद्र सरकार अकेले नहीं लेती, ये बात तो तय है। सामने में लाइए, जीएसटी का फैसला भारत सरकार का नहीं है, जीएसटी काउंसिल का फैसला होता है, जिसमें सारे स्टेट सुनने की कोशिश। अरे धैर्य रखिए भाई, अरे आप धैर्य रखिए, मैं आप ही की बात पे आता हूं। मैं ये कह रहा था आपको कि जीएसटी की काउंसिल की जो का निर्णय है वही भारत सरकार का निर्णय होता है, उसमें कोई मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं होता। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। जवाब दीजिए। आपका जब कभी भी ये आप खुले में और पैकेट में दोनों में ये अंतर रखा गया। आप लोग कभी भ्रम फैला देते हैं कि आलू के चिप्स पे इतना टैक्स है। 80% आबादी पैकेट दूध पी रही है भाई। आप अपनी बहस कीजिए, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन नहीं दीजिए, यही मेरा निवेदन है। आप बताइए कि दूध की पॉलिथीन बाकी बीजेपी प्रवक्ता है, आपका जवाब देंगे। दूध की इंक के ऊपर टैक्स है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन पर दूध की टैक्स है कि नहीं है। इस देश को आपने डॉलर, और सुन लीजिए,
डॉलर रुपया डॉलर के सामने आ रहा हूं धनंजय जी, आ रहा हूं। प्रधानमंत्री ठीक जी है, क्या बोलना ठीक है, चाहिए आप ना जो लालचंद है जी आपको, आप बोल रुपए ही नहीं और रहे हैं। आपने क्या दो राज्यों के एग्जाम्पल दे दिए, दिल्ली हिमाचल। भाई आपके लिस्ट से महाराष्ट्र गायब हो गया, आपके लिस्ट से मध्य प्रदेश गायब हो गया, क्यों हो गया भाई? क्यों महाराष्ट्र की हालत हिमाचल की तरह है क्या? महाराष्ट्र की हालत पंजाब की तरह है क्या? महाराष्ट्र ने दिल्ली की तरह कर्ज मांगा है क्या? बताइए नवीन दुबे जी, बताइए, आप बताइए ना। बताइए, कर्ज मांगा है महाराष्ट्र ने दिल्ली की तरह बांट रहे हैं, या हमने 25 लाख या हिमाचल की तरह जो है वहां, आज ही बढ़ रहा था। माफ कीजिए, हिमाचल की तरह वहां के कर्मचारियों का वेतन रुक गया है क्या? महाराष्ट्र के कर्मचारियों का प्रदेश की हालत खराब है, पैसा नहीं दिया जा रहा है सरकारी कर्मचारियों को। और कहां से? सुप्रीम कोर्ट पंजाब से ऐसी कोई ऐसी रिपोर्ट पंजाब से आई है, हिमाचल से आई है? आप मध्य प्रदेश की रिपोर्ट भी पढ़ लेते तो बेहतर होता। उसके बाद मध्य प्रदेश पर जवाब धनंजय गिरी जी बताइए। धनंजय गिरी जी, सीधा ये कहना है कि भाई खाली आप हिमाचल, पंजाब, कर्नाटक का क्यों गिनाते हैं? महाराष्ट्र गिना दीजिए, मध्य प्रदेश गिना दीजिए, झारखंड, हालांकि ये नहीं बोल रहे हैं क्योंकि झारखंड में तो इंडी गठबंधन की सरकार है, हाँ ठीक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश गिना रहे हैं। दीजिए जवाब धनंजय जी। लालचंद जी, आपने देखा होगा, मैंने बहुत स्थिर से उनको सुना है, हाँ, और ऐसे ही अपेक्षा उनसे भी रखता हूँ। बिल्कुल। जैसे पर जब तरफ पिछली बार ये कोर्ट में मामला PIL का आया, उस समय जस्टिस पूर्व चीफ जस्टिस जो हो चुके हैं NV रमन्ना की अगुवाई में जस्टिस JK महेश्वरी, जस्टिस सीमा कोहली की 3 सदस्यीय बेंच था। 4 अगस्त 2022 में सुनवाई शुरू हुई। उसमें नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, चुनाव आयोग, RBI, CAG और तमाम राजनीतिक पार्टियों को शामिल करके बना। अब सवाल ये उठता है कि किस स्टेट का वित्तीय स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप दिल्ली का बात करेंगे तो 76,000 करोड़ का बजट, 14,498 करोड़ का लॉस, 7,697 करोड़ का बजट लॉस था, जिसको दोबारा से रिफाइलिंग की गई। 134% की डिपेंडेंसी बढ़ी है, 67% आपका GDP रेशियो बढ़ा है, लोन अनुपात बढ़ा है। तो जिस स्टेट की हालत जब आपसे जिस तरह की है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहां से कहेंगे, तो आप कह रहे हैं कि मैं जादूगर हूं, मैं कर दूंगा। सवाल ये उठता है, अब एक फॉर्मेट बनाने की जो बात चल रही है वो निहायत जरूरी है। पंजाब की अगर आप हालत की बात करें तो पंजाब की हालत इतनी खास्ता है कि 50% ऊपर रेवेन्यू उनका चला जा रहा है। दूसरी बात, आप दिल्ली में अगर बात करें कि आपने क्या किया, तो आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, जिस मोहल्ला क्लिनिक में 40% में वो पराली वाला जो लिक्विड था वो जादू ही तो था। पराली वाला जो लिक्विड था छिड़कने वाला, वो जादू ही तो था कि भाई इसको 77 लाख रुपए लेकर के इसको छिड़को और उसके बाद पराली खत्म, प्रदूषण खत्म। अरविंद केजरीवाल जैसे कह रहे हैं ना कि 2012 में बनी है, अक्टूबर 2012 में जब दल बना, उससे लेकर के आज तक अरविंद केजरीवाल ही है उसमें कमला हासन की तरह एक ही आदमी सारे रोल करता है। न कोई अपील, न दलील, न चुनाव, न कोई वोटिंग, न कोई बैठक। भाई साहब दुबे जी प्लीज, बदतमीजी नहीं भाई साहब, बदतमीजी नहीं, आप अपने समय नहीं, वो खाली आपको बीच में बस रिमाइंड करा रहा था। हाँ, बीच में वो सबमिशन, मुझे पता है, मुझे आपसे ज्यादा पता है, बीच में सबमिशन आपसे ज्यादा पता है। ठीक है, बीच में कहा आपको सजेशन पूरी कीजिए। आपने दुनिया फालतू की बातें की, मैंने कहा आपको सजेशन दिया। अपना ज्ञान अपने पास रखिए ना, बीच बीच में बताएंगे तो समझ जहाँ ज्ञान छूट रहा है भारतीय जनता पार्टी 2 आदमी मोदी की और शाह की, तीसरे आदमी की हैसियत नहीं होती उसमें बोलने की, और ये सच्चाई है, स्वीकार करिए धनंजय गिरी जी। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं है, भारत के जन मन की आस्था का प्रस्फुटन है, और इसमें हिंदू मुसलमान केवल ये नींव है, ये भी कहिए पूरी बात। अरे इतना आप ही समझ पाते हैं, मुसलमान ही भारतीय जनता पार्टी का आधार बन गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये स्वीकार कीजिए, कड़वा सच है, स्वीकार करना पड़ेगा आपको भाई साहब। भाई साहब, अगर हम कहें ना कि ये बात सच है तो हम अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अगर हम उल्लू हैं तो कहेंगे कि रात ही है, इसको स्वीकार कर लीजिए। उल्लू की भाषा होती है, जो मैं कह रहा हूँ यही अंतिम सत्य है, यही अंतिम सत्य। अगर हम कहेंगे यही अंतिम सत्य है तो मतलब हम गधे हैं, मतलब हम गधे हैं। अगर हम गधे की क्वालिफिकेशन रखते हैं तो कहेंगे मान लो यही सच है। इस देश में कहा गया है, दुबे जी आपको समझना चाहिए, इस देश में कहा गया है नेती, मैंने देखा हुआ सच यहाँ तक है, सत्य को मैंने यहाँ तक देखा है। कहते थे कि रेनकोट पहन के नहाते हैं, मोदी जी कहाँ नहा रहे हैं, कहाँ डुबकी लगा रहे हैं, भैया बताइए जरा आपकी। भाई साहब आप बता ही नहीं पा रहे हैं, झूठ बोलने की पार्टी है आपकी, आप बात नहीं कर पाते। मध्य प्रदेश पर आप बोल नहीं पा रहे हैं, लाडली बहना में क्यों पैसा बांट रहे हैं? भाई आपके पास योजना है, आपने डेवलपमेंट किया है, रोजगार लोगों को दिया है, तो फिर आपके पास तो ठीक है, मैं लौटता हूं आप दोनों के पास। लालचंद जी जवाब दे दीजिए, फिर लौटता हूं। मध्य प्रदेश को जब हम लोगों ने अपने साथ लिया तो 60,000 करोड़ का बजट था। आज मध्य प्रदेश में 7.5 लाख करोड़ का बजट है।
मध्य प्रदेश में 7 लाख किलोमीटर कर्जा, क्या बदतमीजी है भाई? लालचंद जी, क्या तुम आदमी को ले आए दुबे जी को? 500 करोड़ मांगा कर्जा कि नहीं मांगा? क्या सबसे बदतमीज ज्यादा आदमी है भाई? कर्जे में वो राज्य है जहाँ भाजपा की क्या सरकार है। बदतमीज आदमी है भाई? ठीक है, चलिए मैं लौटता हूँ आप दोनों के पास, विनोद जी को मुझे लाने दीजिए, विनोद जी को लाने दीजिए, आप लोगों के पास लौटता हूँ। प्रवक्ता नहीं हूँ मैं जनता का आदमी हूँ, जनता की बात करता आप इडियट है और सुनने की लिख लीजिए, आप इडियट है। आपके सब होता आदमी मैंने नहीं देखा आज तक। देखिए एक मिनट, आप दोनों के पास मैं लौटता हूँ, आप दोनों के पास लौटता हूँ। और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर में भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा। मुझे विनोद जी को लाने दीजिए, विनोद जी खास तौर पर आपकी ये टिप्पणी, विनोद जी एक मिनट, आपकी खास तौर पर इस पर भी टिप्पणी होनी चाहिए कि जैसे मैं आ रहा हूं, धनंजय जी आ रहा हूं, आपकी पूरी बात लूंगा। धनंजय जी, ऐसा बदतमीज और ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। धनंजय जी आता हूं धनंजय जी, पर्सनल टिप्पणी नहीं कीजिए, पर्सनल नहीं, निजी टिप्पणी नहीं कीजिए, मैं लौटता हूं आप दोनों के पास। विनोद जी को मुझे बीच में लाने दीजिए। विनोद जी खास तौर पर इस बात पर कि उन्होंने 3 राज्य उनके गिना दिए, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है बताइए। वो जो चुनाव आयोग कह रहे थिन लाइन कहां पर? आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, आपकी बात को बड़े धैर्य से सुना है गिरी जी ने, कम से कम इतना तो आपका बनता है। बिल्कुल, एक एक करके मैं आपको दूसरी बात कर रहा हूं। देखिए हमारे आप मुद्दे को भटका रहे हैं दुबे जी। देखिए आप हमारे मुद्दे पे आइए, आप उस मुद्दे को भटकाइए। आप इधर उधर की जो बातें ला रहे हैं वो बात आम आदमी पार्टी की एक फितरत में शामिल है। मुद्दा ये देश का है, मुद्दा है किसी पार्टी के चुनाव के और उसके फ्रीबी को लेके हम चर्चा करने नहीं बैठे। मुद्दा है रेवड़ी कल्चर पे, मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट की चिंता का, मुद्दा है ये इलेक्शन कमीशन के हाथ बंधे होने का। तो मुद्दा जनता की अदालत का है। ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि आज देश में राज्यों के, अगर ये अभी का डेटा है कि 96 लाख करोड़ राज्यों पे कर्ज है। अब आप सोच लीजिए कि 96 लाख करोड़ जो राज्यों पे कर्ज है वो क्यों है, कितने कर्ज इसमें डेवलपमेंट के हैं, बिल्कुल, और कितने अगर ये डेवलपमेंट के कर्ज नहीं है तो आप आरबीआई का जो है पूरे जीडीपी की, स्टेट के जीडीपी का, उसको एक डेट लेने का अपना ये मिला है। अब आप सोचिए कि हिमाचल प्रदेश से हर 3 महीने पे उस डेट के लिए एप्लीकेशन आता है कि मुझे इतना उधार चाहिए। कर्नाटक जैसे राज्य जहां पे बेंगलुरु जैसे साइबर सिटी है, उस कर्नाटक की हालत यह है कि दक्षिण के राज्यों में सबसे ज्यादा उधार लेने वाला राज्य कर्नाटक बन गया है। और ये 5 गारंटी का पाप है। समझने की कोशिश समृद्ध राज्य की श्रेणी में आता था। कोशिश कीजिए कि जिस दिल्ली को आप 2100 रुपया देने जा रहे हैं, उसके 4 महीने लोग किस तरह से जहरीली हवा के सांस लेते हैं, उसके बच्चे अस्थमा के शिकार हो रहे हैं। क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने देश का और इस फ्रीबी का और इस तरह की चीजों को बार बार यहां पे दलील देके। दुबे जी, मैं आपको एक जनता के, आप कह रहे हैं ना कि हम जनता की बात रखते हैं, तो जनता का सवाल ये होता है कि आप कुछ लोगों का, एक अभी इंडिया टुडे का डेटा है वो भी मैं आपको सुना दूं कि पूरे जितने स्टेट है, अभी लगभग 20-21 स्टेट है, वो अपने जीडीपी के 7%, ये 0.7% जो है वो खर्च कर रहा है कैश देने में। अब आप सोचिए कि जहां पे बजट 1%, 2% एजुकेशन हॉस्पिटल पे है, वहां 0.7% जो है सीधे कैश दे रहे हैं, सीधे पॉकेट में पैसे दे रहे हैं। ये चिंता की बात है कि आपने क्या बना रखा है जीतने का फॉर्मूला। अगर यही फ्रीबी है, यही सारी चीजें आप रेवड़ी कल्चर है, तो आप समझ लीजिए इसमें देश का नुकसान हो रहा है। इसमें लोगों का कहीं से कोई फायदा नहीं। छोटी सी टिप्पणी नवीन जी, मैंने यही सवाल शुरुआत में पूछा था कि क्या होना चाहिए, और आपने 2-3 राज्यों के बदले में 2-3 राज्य गिना दिए। हाँ धनंजय जी आ रहा हूं, धनंजय जी, नवीन जी लेकिन एक बात करिए, नवीन जी को एक बात समझा दीजिए कि अपने समय में बोले, ये अपने समय में अपनी बात रखें, मेरा समय अपनी बात। अच्छा ठीक है। नवीन जी कह रहे हैं कि अभी उनका समय बोलने दीजिए, वो आपको बोलने देंगे। बीच में बोलना मुझे भी आता है। देखिए नवीन जी कह रहे हैं, मुझे भी आता है। नवीन जी वचन दे रहे हैं, धनंजय जी, आपने मेरे समय को बर्बाद। ठीक है धनंजय जी, नवीन जी अभी कह रहे हैं कि अभी उनको बोलने दीजिए, वो आपको बोलने देंगे। हाँ ठीक है। लालचंद जी, बड़ी सिंपल एक लाइन में बात कहूंगा, इस देश के अंदर किसी भी राज्य में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित हो, आम आदमी पार्टी शासित हो या कांग्रेस शासित हो, जहां भी ये फ्रीबीज दी जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं भारत के मिडिल क्लास
टैक्स पेयर के साथ बड़ा अन्याय है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार लेके बैठे हैं, उनकी पास ये जिम्मेदारी है कि आप सदन में इस तरीके का बिल लाइए। अच्छा, ठीक है, यानी जिम्मेदारी वहां आ गई कि बिल लाइए संसद में। धनंजय जी बताइए, क्या संसद में बिल लेकर के आएंगे जो ये कह रहे हैं? इस तरह का कुछ लालचंद जी, अगर सारे राजनीतिक दल, जिस तरह से कोर्ट ने कमेटी बनाई तमाम आरबीआई से लेकर के नीति आयोग से लेकर के, और सारे राजनीतिक दलों को उसमें सम्मिलित किया है, तो सबको सोचना होगा, क्योंकि मामला किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, मामला देश से जुड़ा हुआ है, मामला मुल्क से जुड़ा हुआ है, मामला देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और यहाँ के आबो हवा से, यहाँ के हालात से जुड़ा हुआ है। ये 90,000 करोड़ का जो कर्ज हो रहा है और लगातार जो डेफिसिट में जा रहा है, अभी आप आरबीआई का 2023 का डाटा उठा करके देखें तो पंजाब सबसे ऊपर है, उसके बाद कर्नाटका है, और राजस्थान को भी उसमें शामिल किया गया था। उस समय कांग्रेस सरकार थी, केरल को भी शामिल किया गया था। ये जो लगातार जो फ्रीबीज के चलते आर्थिक दबाव पड़ रहा है, डेवलपमेंट के काम रुक रहे हैं, उसमें कितना फ्रीबीज है, किसको जरूरत है, किसको एक्चुअल में जरूरत है, किसको नहीं जरूरत है, डिफाइन होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जिस समय से आए थे, कानून लाना चाहिए ना, आपको क्या दिक्कत है? आप सब्सिडी छोड़ दीजिए, लाना चाहिए। मुझे भी उम्मीद है कि इस देश में अगर एक देश एक चुनाव के लिए बातचीत हो सकती है ना आपस में बैठ करके, तो कल को हम उम्मीद करते हैं, हमारा लोकतंत्र इतना परिपक्व है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठेंगे और इस गंभीर मुद्दे पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब चिंता जाहिर कर रहे हैं, और देश की जनता का, हम जैसे लोगों की भी चिंता उसमें शामिल है, जरूर कोई ना कोई फॉर्मूला निकालेंगे और जल्दी ही निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल धनंजय गिरी जी जुड़ने के लिए, नवीन दुबे जी आपका भी जुड़कर अपनी बात रखने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन उसने राजनीतिक गर्मी इस जनवरी के महीने में इतनी बढ़ा दी है। क्या है इसकी वजह? मिल्कीपुर सीट की बात करेंगे। अभी वक्त ब्रेक का। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले, पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक सीट के उपचुनाव की, जिसने बिल्कुल गर्मी बढ़ा दी है। सीट है मिल्कीपुर, जहां पर राजनीतिक जंग जो है उसको लेकर अपने पूरे शबाब पर है। कड़ाके की सर्दी के बीच अयोध्या जो जिला है और लोकसभा सीट फैजाबाद, मिल्कीपुर विधानसभा सीट ने राजनीतिक तपिश बढ़ा दी है। उपचुनाव की तारीख के ऐलान होने के साथ ही सपा और बीजेपी ने वहां पर सरगर्मी पूरी तरह बढ़ा दी है। 5 फरवरी को जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे तो वहां भी उपचुनाव के लिए वोट पड़ेंगे। अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं, एक ही सीट है, लेकिन जबरदस्त हलचल है। बीजेपी का दावा है कि फैजाबाद की जीत से पनपे सपा के अहंकार को तोड़ देंगे। बीजेपी का यह भी आरोप है कि दुष्कर्मियों के बचाव में खड़ी सपा को जनता सबक सिखाएगी। अभी आपको वो बलात्कार वाला मामला याद होगा। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के लिए बीजेपी और सपा ने दोनों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सपा ने मौजूदा सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को अपना उम्मीदवार बना दिया है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी फैजाबाद सीट को हार गई थी। इसके बाद बीजेपी की रणनीति पर लगातार सवाल उठ रहे थे। हालांकि हाल ही में जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, उसमें से बीजेपी एनडीए ने 7 सीट जीत ली थी। मिल्कीपुर सीट का मामला कोर्ट में होने के नाते इस सीट पर उस समय तो उपचुनाव नहीं हो पाया था। बीजेपी की अब पूरी कोशिश है कि फैजाबाद सीट जीतकर सपा ने जो नैरेटिव बनाया था
उसका जवाब मिल्कीपुर जीत करके दे दिया जाए। वहीं सपा के सामने पीडीए अलायंस की भी परीक्षा है। हालांकि पिछले दिनों में उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी कामयाबी पाई थी, जैसा बताया 9 में से 7, और सपा को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब इस पर क्या होगा मिल्कीपुर में, सभी की नजर है। तो इस बीच अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, देख लीजिए। मतदान का जो दिन है उसके लिए तारीख जो निर्धारित की गई है वो 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार है, और उसके बाद जो गणना है वो 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को मतों की गणना रहेगी। और जो डेट है जिससे पहले हम लोगों को इलेक्शन कंप्लीट करना है वो 10 फरवरी है, तो उससे पहले हम लोग ये सारी प्रक्रिया प्रारंभ कर लेंगे। और मिल्कीपुर के पूर्व विधायक जो वहां से इस्तीफा देकर फैजाबाद के सांसद बने थे, जिनको अखिलेश यादव अयोध्या के राजा कहते हैं, अवधेश कुमार, उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। हमारे बेटे अजीत प्रसाद को, जिसको माननीय अखिलेश जी ने, जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से एकमात्र उम्मीदवार घोषित किया है। उसका उस समय भी लोगों ने घोषित किया, स्वागत किया, और पूरी तरह से महान जनता, लोकतुल्य मतदाता तैयार बैठे हैं। कांग्रेस का तो वैसे कुछ है नहीं, पिछली बार भी उपचुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन फिर भी यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस सपा का समर्थन करेगी। मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी जो हमारे साथ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, उनको पूरा समर्थन करेंगे, हमारे कैंडिडेट को, उनको जिताने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और वहीं भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा की हार को मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत से बदलने के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। मिल्कीपुर में चुनाव की दुंदुभी बज गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और विशेष करके अयोध्या के लोकसभा परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी जिस तरह से इतरा रही थी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बहुत इंतजार कर रही थी कि जब भी मिल्कीपुर के चुनाव की घोषणा होगी तो भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर की जीत से समाजवादी पार्टी के इस इतराने पर लगाम लगाने का काम करेगी। और मिल्कीपुर के मतदाता भी इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद अयोध्या के अवधेश प्रसाद जी आज बलात्कारियों के समर्थन में खड़े थे, जिस तरह से वहां पीड़ित बच्ची की वो पिछड़ापन उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था, ऐसे में अयोध्या की जनता, मिल्कीपुर की जनता इंतजार कर रही है कि चुनाव आएगा तो समाजवादी पार्टी के सांसद को मजा चखाने का काम करेगी। और मिल्कीपुर को लेकर जो ये राजनीतिक पारा चढ़ा है, इस पर बड़ी पैनी नजर रखे हुए हैं रामेंद्र सिंह, हमारे संवाददाता, जो हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं इस पर बात करने के लिए। रामेंद्र, अखिलेश यादव का एक बयान, हालांकि व्यंग्य वाला बयान था कि चलिए सब लोग, देश विदेश की मीडिया, देखिए मिल्कीपुर में कितना अच्छा फ्री एंड फेयर चुनाव हो रहा है। क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव? क्या अभी से तैयारी कर रहे हैं क्या? और कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से बिल्कुल प्रतिष्ठा का सवाल बन गई इस बात। देखिए, सीट निश्चित रूप से भाजपा और सपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, लेकिन मुझे लगता है कि अवधेश प्रसाद जी जो सांसद हैं, ये चुनाव के बाद भी जनता को महान बताएंगे कि नहीं, इसमें शंका है। कुदरती जीतने के बाद जो हालात उत्तर प्रदेश में है, अगर कुदरती 1000, 2000, 5000 से भाजपा जीतती तो लगता कि चुनाव में कुछ गड़बड़ किया गया है। लेकिन अगर लाखों वोट से हार रहे, चुनाव जीत रही भाजपा, और वहाँ सपा अपनी जो वो है नहीं बचा, जमानत नहीं बचा पा रही है, इसका मतलब जनता ने वोट दिया है। और जहां 62% मुस्लिम मतदाता हैं, अगर वो सीट भाजपा जीत के आती है तो अवधेश प्रसाद हो सकता है कि चुनाव बाद इस जनता को महान न बताएं। दूसरी बात है कि जिस तरह योगी ने कल कहा कि जो लोग जातियों की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग पंथ मजहब की राजनीति कर रहे हैं, उनको कुंभ जाकर देखना चाहिए जहां सनातन की बात हो रही है और मानवता की बात हो रही। हमें लगता है यही टैगलाइन मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में रहेगी। और जिस तरह आप बता रहे थे कि जो मुस्लिम पक्ष था जिन्होंने बलात्कार किया और जिनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी थी, तो ये टैग लाइन ही पूरे मिल्कीपुर चुनाव में चलेगी। हमें लगता है कि चुनाव इसी आधार पर होगा। और कुदरती के बाद सपा के थोड़े तेवर नरम है, इसलिए मीडिया को बुला रहे हैं कि मीडिया सारी आए। कन्नौज में जब
जी। डिंपल यादव निर्विरोध चुनाव जीत गई थी, तब उन्होंने मीडिया को बुलाया था क्या? यहाँ तो चुनाव हो रहा है, 1-1 लाख से वोट चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए अपनी अपनी बातें हैं, कह सकते हैं, लेकिन हमें लगता है चुनाव दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है और इसकी चर्चा भी मीडिया में बहुत ज्यादा है। आज तो समय कम है, लेकिन ये अगले 5 फरवरी तक और यूं कहिए कि नतीजा आने तक बड़ी चर्चा में रहेगी। तो आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, इस खबर पर जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।